जय हिंद दोस्तों आज हम लोग ज्वालामुखी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ ज्वालामुखी है, कौन ज्वाला सुषुप्त है, कौन सक्रिय है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्वालामुखी कैसे निकलता है, इसका उद्गार कहाँ से होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले थे। सबसे पहले देखिए कि पिछले वीडियो में हम ज्वालामुखी कहाँ से निकलता है इसके बारे में बताया है। तो ज्वालामुखी मेंटल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? मेंटल से। तो हम बताए थे वो क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। पिछले वीडियो में बताए थे क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। यह सबसे बड़का भाग होता है। इसका आयतन 83% होता है। ये कैसा अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में। यह कैसा अवस्था रहता है? तरल अवस्था में रहता है। इसका अवस्था तरल रहता है। यहीं से क्या होता है? ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो यह मेंटल रहता है। तो मेंटल में क्या रहता है? तो मैग्मा रहता है। क्या रहता है? मैग्मा ही क्या होता है? यह प्राकृतिक आपदा के कारण यह गर्म रहता है और यह कैसा रहता है? तरल अवस्था में रहता है। तो यह क्या होता है? ऊपर मुंह निकलता है। तो ऊपर निकल करके इस तरह से बिछने लगता है। ऊपर से इस तरह से क्या होता है? बिछने लगता है। तो जब मैग्मा ऊपर निकलता है और बाहर निकल करके जम जाता है, क्या हो जाता है? जम जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो मेंटल में क्या था? मैग्मा। तो मेंटल से मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ये तो जम गया तब ना लावा बना है। निकला तो क्या हुआ? जम गया, लावा बना। तो मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी, आपको कोई डाउट नहीं होगा ज्वालामुखी में। मैग्मा जब ऊपर निकल करके, मैग्मा कहाँ से निकलता है? मेंटल से निकलता है। तो मैग्मा ऊपर निकलता है और ऊपर निकलता है तो क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। और मेंटल से मैग्मा का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है। इसको आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए, मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। मैग्मा जब जम जाता है यानी ठंडा हो जाता है तो लावा कहते हैं। ये तो बता दी है। अब देखिए, जब ज्वालामुखी निकल रहा है तो यह जमीन, भूमि पर ही नहीं रहेगा, कभी कभी पानी में ही चल जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं ना, मकई भूजते समय कोई एकदम बर्फी फूल जाता है और कोई क्या होता है, थोड़ा सा फूल करके टोटी निकल जाता है। जैसे लावा का फूलेगा ना तो इस तरह से रहेगा और बीच में नैना बन जाएगा। इस तरह से मकई ही रहता है। तो उसी प्रकार से जब मैग्मा जल में जाता है तो क्या कहलाता है, और चना के आकार का ले लेता है तो अब क्या कहलाता है? तो जब मैग्मा जल में जाता है, किस चीज में जाता है? जल में जाता है। तो जब मैग्मा जल में जाता है तो यह टफ कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? टफ कहते हैं। मैग्मा जब जल में जाकर जम जाता है तो टफ कहलाता है। लेकिन यही जब चना के रूप ले लेता है, किसके रूप? चना का रूप ले लेता है। जब यही किसके रूप ले लेता है? चना के रूप ले लेता है, तब यह स्कोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कोरिया कहलाता है। जब मैग्मा जल में जम जाता है तो टफ कहलाता है और चना के रूप ले लेता है तो स्कोरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कोरिया कहलाता है। तो ये क्या हुआ? बेसिक कंसेप्ट हुआ। ज्वालामुखी उद्गार होता है जब जल में जमता है तो क्या होता है, और जब कोई और रूप ले लेता है तो क्या होता है? मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है ज्वालामुखी कहलाता है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो लावा कहलाता है। और जब मैग्मा का जमाव पानी में होता है तो टफ कहलाता है। और जब मैग्मा का जमाव चना के रूप में होता है तो उसे स्कोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कोरिया कहते हैं। ये आपको पता होगा। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है, अब देखिए ये क्या है? मैग्मा यहाँ से निकल रहा है तो इस प्रकार से ज्वालामुखी बनेगा और इसमें से हमेशा निकलते रहेगा। इस तरह से है, इस तरह से ज्वालामुखी पहले छिद्र रहता है और इसमें से हमेशा निकलेगा। तो पहले निकलेगा तो छोटा सा छिद्र रहेगा
और निकलेगा तो थोड़ा बड़ा सा छिद्र हो जाएगा, और तब निकलेगा, बहुत निकलने लगेगा तो और बड़ा सा छिद्र हो जाएगा। तो जब छोटा छिद्र रहता है तो मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी का छिद्र जब बड़ा हो जाता है, जैसे कि और निकलने लगा तो क्या हो जाता है, ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा हो जाता है तो क्रेटर कहलाता है। जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा हो जाता है तो क्रेटर कहलाता है। और क्रेटर का मुंह और भी बड़ा हो जाता है इस तरह से, तो क्रेटर का मुंह और भी बड़ा हो जाता है तो कालरेडा कहलाता है। और इस तरह से यह बन गया, इस तरह से क्या हुआ, यह बन गया। तो अब बताइए इसका क्या है, एरिया बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा सा छिद्र बन गया। तो जब इसमें बारिश होगा तो इसमें क्या जम जाएगा, जल जम जाएगा। तो पहले क्या बना, क्रेटर बना, क्रेटर बना। उसके बाद क्या बना, काल्डेरा बना। क्या बना, काल्डेरा। और काल्डेरा में क्या हुआ, जल का जमाव हुआ, तो यह क्या बन जाएगा, झील बन जाएगा। कौन सा झील, तो काल्डेरा झील, काल्डेरा झील बन जाएगा, काल्डेरा झील बन जाएगा। जब ज्वालामुखी का छिद्र थोड़ा बड़ा होता है तो क्रेटर कहलाता है, क्रेटर का छिद्र और भी बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा कहलाता है। तो काल्डेरा में जब बारिश के कारण क्या जम जाएगा, पानी जम जाएगा, तो झील बन जाएगा। तो इसे क्या कहेंगे, काल्डेरा झील कहेंगे। यह आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए कि ज्वालामुखी को सुरक्षा बाल्ब कहते हैं, ज्वालामुखी को सुरक्षा बाल्ब कहते हैं। तो क्या देख लिए, ज्वालामुखी को सुरक्षा बाल्ब कहते हैं और ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि वह परावैंगनी किरण जो आती है उसे क्या करता है, रोकता है। आगे देखिएगा, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से धुआं निकलता है। जब आप लकड़ी जलाते हैं, चाहे कोई भी चीज को जलाते हैं, तो उसमें से क्या निकलता है, तो कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कुछ जल वाष्प भी निकलता है। तो इसी प्रकार जब यह इसमें से ज्वालामुखी निकलेगा, ज्वालामुखी मैग्मा निकलेगा, ज्वालामुखी से मैग्मा निकलेगा, तो इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, यह तीन चीज निकलता है। उसके बाद देखिएगा, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के तटीय स्थान पर। अब देखिए स्थलीय ज्वालामुखी, सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी कहाँ है, तो सर्वाधिक स्थल पर ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, सर्वाधिक स्थल पर ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, सर्वाधिक स्थल पर ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, सर्वाधिक स्थल पर ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। और सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ है, प्रशांत महासागर। स्थल की बात करें तो इंडोनेशिया बताना है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि जहां से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जहां से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ऐसा ना है कि सभी ज्वालामुखी हमेशा उद्गार रहेगा। कोई एकदा उद्गार होगा और रुक जाएगा, एकदा उद्गार होगा उसके बाद उसमें कभी भी उद्गार नहीं होगा। तो एकदा निकला उसके बाद कभी नहीं निकला, फिर एकदा निकला और बीच बीच में 10 साल 20 साल 50 साल के बाद कभी कभी एकदा निकल गया। और फिर ऐसा भी ज्वालामुखी होगा जो हमेशा उद्गार होते रहेगा। तो ऐसा ही ज्वालामुखी को पहला नंबर है मृत ज्वालामुखी, जिसमें उद्गार होने के बाद कभी उद्गार नहीं हुआ है, तो क्या कहलाया, मृत ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी जिसमें कभी कभी उद्गार हो जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। और सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है। इसमें उदाहरण है भारत का नरकोंडम, मृत ज्वालामुखी में उदाहरण है भारत का नरकोंडम, भारत का नरकोंडम, भारत का नरकोंडम, भारत नरकोंडम, भारत नरकोंडम, भारत नरकोंडम। म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का क्या है, पोपा, म्यांमार का पोपा। ईरान का देवबंज और कोहे सुल्तान, ईरान का देवबंज और कोहे सुल्तान। ये सब जो ज्वालामुखी है ना, एक दा उद्गार हुआ उसके बाद कभी भी उद्गार होते हुए नहीं देखा गया। अब देखिएगा सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी में क्या कौन कौन आता है, विसुवियस इटली, इटली का कौन है, विसुवियस है, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस, इटली का विसुवियस। अब देखिएगा मोनालुआ हवाई दूत, मोनालुआ हवाई दूत, यह अमेरिका में है, यह अमेरिका में है। यह सबसे ऊंचा क्या है, जो अमेरिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है, मोनालुआ हवाई दूत, मोनालुआ हवाई दूत।
अब देखिएगा जापान का है फ्यूजियामा, इसे एक और नाम है फ्यूजिसान, फ्यूजिसान या फ्यूजियामा, फ्यूजियामा फ्यूजिसान कहाँ है? जापान, फ्यूजियामा फ्यूजिसान जापान, फ्यूजियामा फ्यूजिसान जापान। सुषुप्त ज्वालामुखी ये देख लिया। अब देखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें थोड़ा जनसंख्या ज्यादा है इसका। जैसे पहला नंबर है इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर में कौन है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। यह सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ऊंचा कहने का मतलब क्या? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी। इसका कितना ऊंचा है? तो 19,613 फीट, 19,613 फीट। इक्वाडोर में है कौन? कोटोपैक्सी, जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, 19,613 फीट। आगे देखिएगा इटली में, इटली में है स्ट्रोम्बोली एटना, स्ट्रोम्बोली एटना कहाँ है? इटली में है। यह प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कहाँ का प्रकाश स्तंभ? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कहाँ का? भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा उद्गार होते रहता है और प्रकाश से हमेशा भरा हुआ रहता है, इसलिए स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली में। यह प्रकाश स्तंभ है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किसे? स्ट्रोम्बोली को। यूएसए, यूएसए स्पर, यूएसए स्पर, देखिए यूएस स्पर, यूएस स्पर, यूएस स्पर, तो यूएसए से क्या याद रह जाएगा? स्पर। इंडोनेशिया सोमेरु, इंडोनेशिया सोमेरु, इंडोनेशिया सिया सोमेरु, सिया सोमेरु, ठीक से याद कर सकते हैं आप। सिया सोमेरु, सिया सोमेरु। यूएसए स्पर, यूएस स्पर, यूएस स्पर, यूएस स्पर, तो यूएसए से स्पर याद रह जाएगा। इंडोनेस को हटा देना, सिया सोमेरु, सिया सोमेरु, इंडोनेशिया सोमेरु। रूस का हो जाएगा बेंजामियामी, बेंजामियामी, बेंजामियामी। रूस बेंजामियामी, रूस बेंजामियामी। रूस, कोई रूस गया है उसको क्या करना है? मनाना है, बेबी करके मनाना है। तो रूस का बेंजामियानी क्या करके मनाना है? बेबी करके। तो रूस का बेंजामियामी। तंजानिया किलीमंजारो, तंजानिया, देखिए तंजानिया, तंजानिया किलीमंजारो, तंजानिया किलीमंजारो, किलीमंजारो का तंजानिया, यानी तंजानिया में कौन है? किलीमंजारो। अब देखिएगा अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में इरेबस, अंटार्कटिका इरेबस, अंटार्कटिका इरेबस। यह आपका हो गया ज्वालामुखी। आप देख रहे हैं लुसेंट का निचोड़, जो कंसेप्ट के अनुसार समझाया गया है। आपको मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर निकलता है, ऐसे पढ़कर याद कर लेते थे, लेकिन इस तरह से आप फिगर के माध्यम से जब समझे तो आपको थोड़ा और अधिक समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे, तो तब तक आप देखते रहें मैथ्स हंगामा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।